Hello everyone, I am Mansi Sharma on my YouTube channel Mansi Sharma. We are going with the series of microbiology videos. It is from the textbook by Apurva Shastri and the topic of discussion for today is Legionellosis. तो इस वीडियो में हम लोग लेजेंडलोसिस डिस्कस करेंगे. प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस्ड क्लैमाइडिया, निमोनिया, ये सब हम लोग एटिपिकल निमोनिया के जो कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स है वो डिस्कस कर रहे हैं. सो लेजेंडेला की अगर बात करते हैं तो ये फास्टीडियस प्लियोमॉर्फिक ग्राम नेगेटिव शॉर्ट रॉड्स होती है विच आर एसोसिएटेड विद इंटरस्टिशियल निमोनिया, जिसको हम लोग लेजियोनेयर्स डिसीज़ भी बोलते हैं. लेजियोनेला कॉज कर रहा है तो इसलिए इसको हम लोग लेजियोनेयर्स डिसीज़ बोलते हैं. ठीक है, तो नाम से ही समझ में आ जाएगा लेजियोनेयर्स डिसीज़ है तो कौन कॉज कर रहा है, लेजियोनेला. फास्टीडियस मतलब इससे एक पर्टिकुलर ग्रोथ मीडियम चाहिए ग्रोथ करने के लिए. प्लियोमॉर्फिक मतलब डिफरेंट शेप एंड साइजेस का है. ठीक है, ग्राम नेगेटिव मतलब ये ग्राम स्टेन नहीं अपटेक करता. ठीक है, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव का डिफरेंस रहता है. ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर भी अलग रहते हैं. ठीक है, शॉर्ट रॉड्स रहती हैं. जो ग्राम नेगेटिव बेसिला या रॉड शेप्ड ही रहते हैं. तो ये लेजियोनेला क्या हो गया, फास्टीडियस प्लियोमॉर्फिक ग्राम नेगेटिव शॉर्ट रॉड्स हो गई. हिस्ट्री देख लेते एक बार कि लेजियोनेला वॉज फर्स्ट रिकग्नाइज इन 1976 व्हेन एन आउटब्रेक ऑफ निमोनिया टुक प्लेस एट अ फिलाडेल्फिया होटल ड्यूरिंग एन अमेरिकन लीजन कन्वेंशन. तो लेजियोनेला कब रिकग्नाइज हुआ था, 1976 में रिकग्नाइज हुआ था. ठीक है, जब एक बार निमोनिया का आउटब्रेक होता तब उसको पता लगाया गया था. क्लासिफिकेशन की बात करें तो आउट ऑफ सेवरल स्पीशी ऑफ इन्फेक्टिंग मैन, लेजियोनेला न्यूमोफिलिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीशी एसोसिएटेड विद 18 to 90% ऑफ ह्यूमन इन्फेक्शंस. ठीक है, कौन सा, लेजियोनेला न्यूमोफिलिया ये नाम. ठीक है, लेजियोनेला न्यूमोफिलिया मैक्सिमम इन्फेक्शन कॉज करता है. तो इसमें टोटल 15 सीरो ग्रुप्स होते हैं. मेजॉरिटी ऑफ केसेस आर एसोसिएटेड विद सीरो ग्रुप 1 फॉलोड बाय 4 and 6. ठीक है, सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्शन कॉज करता है वो है सीरो ग्रुप 1, उसके बाद 4 and 6. अदर स्पीशीज़ आर रेयरली एसोसिएटेड विद ह्यूमन infection, particularly in immunocompromised state such as L. micardedi and L. Wadsworthy and L. longbichae. बहुत ही अच्छे अच्छे से नाम हैं इनके. तो ये दूसरी स्पीशीज़ भी है पर ये रेयर है. जो मेन हमें याद रखना है वो है लेजियोनेला न्यूमोफिलिया जो कि एटिपिकल निमोनिया कॉज कर रही है. ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है. तो ट्रांसमिशन मतलब जो डिसीज़ है वो एक इंसान से दूसरे इंसान को कैसे स्प्रेड होगी या फिर कोई भी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है उससे कैसे आएगी हमारे अंदर. ठीक है, तो मल्टीपल रूट से हैव बीन प्रपोज्ड ये कैसे कैसे लेजियोनेला का इन्फेक्शन जो है वो ह्यूमन में हो सकता है. एक तो एस्पिरेशन से हो सकता है, प्रीडोमिनेंट मोड यही है. इट अकर्स ईदर बाय ओरोफेरेंजियल कॉलोनाइजेशन और डायरेक्टली बाय ड्रिंकिंग ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर. ठीक है, एस्पिरेशन मतलब ऐसा मतलब तुमने ऐसा कंटेमिनेटेड वाटर पी लिया जिसके अंदर लेजियोनेला था तो उसकी वजह से डिसीज़ हो जाएगी. एस्पिरेशन जो है वो प्रीडोमिनेंट मोड है. एरोसॉल्स की बात करें तो फ्रॉम कंटेमिनेटेड एयर कंडीशनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. ठीक है, जो एयर कंडीशनर से जो एरोसॉल्स निकलता है उसकी वजह से भी लेजियोनेला अगर है उसमें तो फिर वो स्प्रेड करता है इन्फेक्शन. फ्रॉम नेबुलाइजर, फ्रॉम ह्यूमिडिफायर्स, डायरेक्ट इंस्टिलेशन इनटू द लंग्स ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मैनिपुलेशन, देयर इज़ नो मैन टू मैन ट्रांसमिशन. लेजियोनेला एक ऐसी डिसीज़ है जिसका कोई मैन टू मैन ट्रांसमिशन नहीं होता है, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं होगी है. ये जो मेनली हो रही है ये एस्पिरेशन की वजह से हो रही है कि गंदा पानी किसी ने पी लिया जिसमें लेजियोनेला था उसकी वजह से हो सकती है, या फिर ये कंटेमिनेटेड जो एयर कंडीशनर से एरोसॉल्स निकल रहे हैं उसकी वजह से हो सकती है. ठीक है, अब प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है लेजियोनेला के कि किस किस को लेजियोनेला होने की चांसेस ज़्यादा है, लेजियोनेलोसिस होने की चांसेस ज़्यादा है. तो स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, क्रॉनिक लंग डिसीज़. ठीक है, जैसे कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ हो गई COPD, या फिर एम्फाइसीमा वाला पेशेंट. एम्फाइसीमा मतलब वो होता है ना कि टर्मिनल ब्रोंकियल के बाद डायलिटेशन हो जाता है एल्वियोलाइज का, दैट इज़ एम्फाइसीमा. तो अगर किसी पेशेंट को ऑलरेडी ये सारी डिसीजेज़ हैं तो फिर वो लेजियोनेला के लिए प्रोन हो जाता है, उसको लेजियोनेला इन्फेक्शन होने की चांसेस बढ़ जाती हैं. ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है कि म्यूकोसिलरी क्लियरेंस जो है वो ख़राब हो जाता है. तो अगर बॉडी में ये आता भी है बैक्टीरिया तो हमारी बॉडी उसको बाहर नहीं निकाल पाती. म्यूकोसिलरी क्लियरेंस क्या होता है, एक तरीके का म्यूकोसिलरी क्लियरेंस जो है वो एक प्रकार का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का. इससे क्या होता है हमारी जो ब्रोंकाई और पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रहता है उसमें सीलियाज रहते हैं छोटे छोटे, जो कि अगर कोई
डस्ट पार्टिकल या फिर कोई ऑर्गेनिज्म आते हैं तो उसको क्लियर कर देता है, वापस से बाहर निकाल देता है। लेकिन अगर किसी को डिसीज़ रहती है तो फिर ये जो मैकेनिज़्म है ये ख़राब हो जाता है, ठीक है। या फिर कोई एडवांस्ड एज वाला ओल्ड एज पेशेंट है तो उसमें भी इन्फेक्शन होने की चांसेस ज़्यादा है। इम्यूनो सप्रेशन पे है कोई, किसी को मतलब इम्यूनो सप्रेशन है, कोई ट्रांसप्लांटेशन हुआ है किसी का, या फिर HIV इन्फेक्शन है, कोई स्टेरॉयड थेरेपी पे है, प्रायर हॉस्पिटलाइजेशन, पेशेंट विद नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब्स और दोज अंडरगोइंग सर्जरी विथ जनरल एनेस्थीसिया प्रमोट्स एस्पिरेशन। अगर कोई जनरल एनेस्थीसिया में तो ऑब्वियसली बात है कि उसकी मसल्स जो है वो अभी रिलैक्स्ड स्टेट में, तो वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करी, तो एस्पिरेशन की चांसेस उस केस में बढ़ जाती है कि उसने कुछ मतलब डायरेक्ट लंग्स में ही एस्पिरेट कर लिया, मतलब लंग्स के अंदर निगल लिया, ठीक है। तो इन्फेक्शन उसको हो जाएगा लेजियोनेला का। फिर बात करते हैं पैथोजेनेसिस की, कि पैथोजेनेसिस की जब ये लेजियोनेला बॉडी में आएगा तो फिर ये क्या करेगा, कैसे डिसीज़ कॉज करेगा, दैट इज़ व्हाट पैथोजेनेसिस इज़। तो पैथोजेनेसिस में क्या होता है कि एंट्री के बाद में लेजियोनेला रीच द लंग्स वेयर, अब एंट्री जब ले लेता है लेजियोनेला हमारे लंग्स के अंदर, मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तो फिर क्या होता है ये लंग्स में पहुंच गया। फिर उसके बाद ये क्या करता है, इसको जो लंग्स में एल्वियोलर मैक्रोफेजेस रहते हैं एल्वियोलाई में, वो इसको एनगल्फ कर लेते हैं, इस बैक्टीरिया को खा लेते हैं, ठीक है, बाय मैकेनिज्म कॉल्ड एज कॉइलिंग फेगोसाइटोसिस। तो इस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं हम, कॉइलिंग फेगोसाइटोसिस बोलते हैं, जिसमें जो एल्वियोलाई में प्रेजेंट मैक्रोफेजेस हैं वो लेजियोनेला को इंगल्फ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कॉइलिंग फेगोसाइटोसिस जो टर्म है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। ये भी पूछी जाती है कि वो कौन सा मैकेनिज्म है जिससे वो एंगल्फ करता है, तो कॉइलिंग फेगोसाइटोसिस हो गई। अब क्या करते हैं, उसके अंदर चले गए मैक्रोफेज के अंदर, अब वहाँ पे जाके ये ग्रो करेंगे विद इन द मैक्रोफेज बाय इनहिबिटिंग द फेगोसोम लाइसोसोम फ्यूजन। तो उसके अंदर ही ग्रो कर रहे हैं, मतलब ये मैक्रोफेज है मान लो, और इसके अंदर ये लेजियोनेला जो है वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं, उनका नंबर इंक्रीज़ हो रहा है बहुत सारा। अब क्या है, ये एक इंटरसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सेल के अंदर रह रहा है लेजियोनेला, मतलब ठीक है। इंटरसेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर दो होते हैं। इंटरसेलुलर मतलब जब तक वो सेल के अंदर है तब तक वो अलाइव रहेगा, सेल के बाहर उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है, दैट इज़ इंट्रासेलुलर। तो इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो इसके लिए जो इम्यूनिटी काम आएगी वो रहेगी हमारी सेलुलर इम्यूनिटी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिकवरी, ठीक है। सेलुलर इम्यूनिटी ही इसको जो है हेल्प करेगी रिकवर करने में। तो ये पैथोजेनेसिस समझ में आ गया लेजियोनेला का। इसके बाद बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, कि जब किसी को लेजियोनेला का इन्फेक्शन हो जाता है तो वो पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, मतलब उसको क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। तो एक चीज़ हो गई हमारी पॉन्टियाक फीवर, ठीक है, ये टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से टाइप का फीवर है, पॉन्टियाक फीवर, और कौन कॉज कराता है ये, लेजियोनेला, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, एक तरीके का एक्यूट फ्लू लाइक इलनेस होती है, फ्लू जैसे ही सिम्टम्स आते हैं इसके अंदर, कफ कोल्ड फीवर वगैरह, कैरेक्टराइज बाय मलाइज, फीवर, हेडेक। इंक्यूबेशन पीरियड इसका कितना हो गया, 24 to 48 आवर्स। अब इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड मतलब वो ऑर्गेनिज्म बॉडी में जब तक आता है उससे लेके जब तक बॉडी में फर्स्ट साइन एंड सिम्टम प्रेजेंट होते हैं, तो उसके बीच का जो ड्यूरेशन होता है उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। जब कोई ऑर्गेनिज्म ने बॉडी में एंट्री ली उससे लेकर जो फर्स्ट साइन या सिम्टम आया पेशेंट को, दैट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड। तो ये इसका सिर्फ 1 या 2 दिन ही होता है, 24 to 48 आवर्स। इट इज़ सेल्फ लिमिटिंग, नेवर डेवलप्स इनटू निमोनिया। तो पॉन्टिक फीवर उसका नाम क्या है, फीवर है, तो इसमें नॉर्मली फ्लू लाइक फीवर आएगा जो कि ठीक हो जाएगा, उसमें ज़्यादा वो निमोनिया में प्रोग्रेस नहीं करेगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है हमारी लेजियोनेयर्स डिसीज़ या फिर निमोनिया। अब उसका सेकेंड स्टेज आ गया है जिसमें अब उसकी वजह से निमोनिया भी हो सकता है उस ऑर्गेनिज्म की वजह से, ठीक है। इट इज़ एन इंटरस्टिशियल एटिपिकल निमोनिया विद इंक्यूबेशन पीरियड अबाउट 2 to 10 days, ठीक है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय नॉन प्रोडक्टिव कफ आएगा। दो तरीके के कफ होते हैं, एक प्रोडक्टिव कफ होता है, दूसरा नॉन प्रोडक्टिव कफ होता है। प्रोडक्टिव कफ क्या होता है, जिसके अंदर अपना स्पूटम मतलब बलगम रहता है, ठीक है, उसको हम प्रोडक्टिव कफ बोलते हैं या फिर वेट कफ बोलते हैं। और ये क्या हमारा नॉन प्रोडक्टिव कफ है। नॉन प्रोडक्टिव कफ मतलब विदाउट बलगम जो आता है वो एकदम ड्राई कफ रहता है, ठीक है, सूखी खांसी जो चलती है उसको हम नॉन प्रोडक्टिव कफ बोलते हैं। तो जो लेजियोनेला में होगा वो भी क्या रहेगा, हमारा नॉन प्रोडक्टिव कफ रहेगा, ठीक है। विथ और विदाउट ब्लड टिंज, मतलब उसमें ब्लड हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। साथ में डिस्निया रहेगा, सांस लेने में इंसान को दिक्कत आएगी, छाती में दर्द रहेगा, बहुत ज़्यादा बुखार रहेगा और डायरिया भी हो सकता है। तो जो हमारे निमोनिया में फीचर्स आते हैं वही लेजियोनेयर डिसीज़ वाले निमोनिया में भी फीचर्स आएंगे, ठीक है। चेस्ट एक्सरे पे जब हम लोग एक्सरे कराएंगे पेशेंट का तो उसमें हमें बहुत सारे उसके लंग्स में पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स दिखेंगे। लेजियोनेला इज अमंग द लीडिंग कॉज ऑफ निमोनिया बोथ इन कम्युनिटी एंड हॉस्पिटल सेटिंग। दोनों जगह पे लेजियोनेला जो है वो क्या है, निमोनिया का बहुत बड़ा कॉज है। कम्युनिटी
सेटिंग में भी और हॉस्पिटल सेटिंग में भी। फिर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन दैट इज एक्स्ट्रा पल्मोनरी लेजियोनेलोसिस। अभी हमने एक पॉन्टिएक फीवर पढ़ा, दूसरा हमने लेजियोनेलोसिस पढ़ा, कौन सा वाला, लेजियोनेयर डिसीज़ पढ़ा जिसकी वजह से निमोनिया हो रहा था, और तीसरा है एक्स्ट्रा पल्मोनरी। एक्स्ट्रा पल्मोनरी मतलब लंग्स के बाहर, लंग्स के बाहर ये ऑर्गेनिज्म क्या क्या डिसीज़ कॉज कर सकता है। ठीक है, तो जो मोस्ट कॉमन होता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी साइट वो हार्ट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये हार्ट को अफेक्ट करेगा। हार्ट में क्या क्या करा सकता है, मायोकार्डाइटिस करा सकता है, पेरिकार्डाइटिस या फिर प्रोस्थेटिक वॉल्व एंडोकार्डाइटिस करा सकता है। ठीक है, तो ये सारी डिसीजेज ये हार्ट में कॉज करेगा, मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस एंड प्रोस्थेटिक वॉल्व एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, मतलब इन्फेक्शन कर रहा है हार्ट में जाके। फिर अदर मैनिफेस्टेशन में क्या हो सकता है, साइनसेस में इन्फेक्शन कर सकता है, मतलब हर जगह आइटिस हम लोग लगाते हैं जहाँ कहीं पे भी इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होता है। तो ये साइनोसाइटिस, पेरोटिनाइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, मतलब हर कहीं जहाँ पे भी जाएगा वहाँ पे ये इन्फेक्शन कर सकता है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी मैनिफेस्टेशन में मेनली हमें जो याद रखना है वो है हार्ट, मेनली सबसे ज़्यादा हार्ट को अफेक्ट करता है। अब नेक्स्ट है हमारा लेबोरेटरी डायग्नोसिस, कि हम कैसे इसको पता करेंगे इस ऑर्गेनिज्म को लेबोरेटरी टेस्ट के थ्रू। तो यूजुअली स्पेसिमेन फॉर लेजियोनेयर डिसीज इंक्लूड द स्पूटम, ब्रोंको एल्वेओलर लवाज फ्लूइड, ब्रोंकियल वॉश एंड प्लूरल फ्लूइड। हमको पता है कि ये एटिपिकल निमोनिया कॉज करा रहा है, पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये बैक्टीरिया फैला हुआ है। तो जो स्पेसिमेन अपने को लेना है वो भी यही लेना है, स्पूटम या फिर ब्रोंकियल वॉश और प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि देखो ये लेजियोनेला का हम लोग डायग्राम देख रहे हैं ग्राम स्टेनिंग पे। तो ग्राम स्टेनिंग पे दिख रहा है कि ये रॉड्स लाइक स्ट्रक्चर है, छोटी छोटी रॉड्स है। तो ये दिस वाज व्हाट लेजियोनेला इज। ठीक है, तो ये प्लियोमॉर्फिक शॉर्ट रॉड्स हैं। प्लियोमॉर्फिक है ना, अलग अलग शेप साइज की छोटी छोटी रॉड्स जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ग्राम नेगेटिव है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग यही माइक्रोस्कोपी। जब माइक्रोस्कोपी कराएंगे तो ग्राम स्टेन में हमें क्या दिखेगा, रिवील्स न्यूमरस न्यूट्रोफिल्स दिखेंगे बट नो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि तो ग्राम पॉजिटिव है भी नहीं। ठीक है, स्टेन लिए लेगा भी नहीं, ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म है। तो अब क्या होगा, इसमें सिर्फ हमें न्यूट्रोफिल्स दिखेंगे। जब माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे कोई ऑर्गेनिज्म हमें दिखेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि लेजियोनेला पुअरली स्टेन्ड है, ऑफन मिस्ड और समटाइम्स अपीयर एज फेंट प्लियोमॉर्फिक ग्राम नेगेटिव रॉड्स और कोकोबैसिलाई। ठीक है, सिल्वर इम्प्रेगनेशन एंड जिम्सा स्टेन कैन बी यूज्ड। इसके लिए हम लोग सिल्वर इम्प्रेगनेशन या फिर जिम्सा स्टेन भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी हमने ग्राम स्टेनिंग में देखा था तो वो कई बार ऐसा होता है कि दिखता है या फिर नहीं भी दिखता। डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट भी हम करा सकते हैं, जो कि मोनोक्लोनल या पॉलीक्लोनल सीरा यूज़ करता है। बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है बट सेंसिटिविटी इज़ पुअर देन कल्चर। मतलब ये अलग अलग टेक्निक्स है माइक्रोस्कोपी की, कि ग्राम स्टेन यूज़ कर सकते हैं, सिल्वर इम्प्रेगनेशन या फिर जिम्सा स्टेन यूज़ कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और एसिड फास्ट जो करते हैं वो लेजियोनेला मिगडेडी के लिए रहता है, पर वो वीकली एसिड फास्ट है। कल्चर की बात करते हैं तो कल्चर इसका बहुत सेंसिटिव होता है और बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, पूरी स्पेसिफिसिटी इसकी 100% है एंड प्रोवाइड्स डेफिनेट डायग्नोसिस। अब इसका कल्चर का ये जो नाम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछते हैं। इट इज़ बफर्ड चारकोल यीस्ट एक्सट्रैक्ट, दैट इज़ BCYE अगार। ठीक है, इसका क्या नाम है, BCYE अगार, दैट इज़ बफर्ड चारकोल यीस्ट एक्सट्रैक्ट, बफर्ड चारकोल यीस्ट एक्सट्रैक्ट बाय CYE अगार। ठीक है, तो लेजियोनेला के लिए कौन सा अगार हो गया, बफर्ड चारकोल यीस्ट एक्सट्रैक्ट अगार। तो उसके कंटेंट ही समझ में आ गए ना कि चारकोल भी है, यीस्ट भी है उसके अंदर। फिर लेजियोनेला क्या होता है, हाईली फास्टिडियस होता है, ये हमने देख लिया था। इसको एक पर्टिकुलर कल्चर मीडिया चाहिए ग्रो करने के लिए, एंड ग्रो ऑन कॉम्प्लेक्स मीडिया सच एज बाइसी अगार आफ्टर 3 to 5 days ऑफ इंक्यूबेशन एट 37 डिग्री सेल्सियस इन 5% ऑफ CO2। ठीक है, तो ये ग्रोथ दिख रही है हमें बाइसी अगार पे। ये दिस इज़ वॉट द ग्रोथ ऑफ लेजियोनेला ऑन बाइसी अगार लुक्स लाइक। ठीक है, फिर आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो स्पीशी आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेजियोनेला फ्रॉम कॉलोनी इज मेड इधर बाय कन्वेंशनल बायोकेमिकल टेस्ट या फिर ऑटोमेटेड टेस्ट माल्डीटॉफ। ये तो हर जगह ही आ रहा है, हमने इतने सारे वीडियोज़ में देखा, टॉपिक्स में देखा कि आइडेंटिफाई जो हम लोग ऑटोमेटेड टेस्ट से कर रहे हैं या फिर माल्डीटॉफ से कर रहे हैं। ठीक है, एंटीबॉडी डिटेक्शन, एंटीजन डिटेक्शन, ये भी सब में आता ही है। तो एंटीबॉडी और एंटीजन के लिए वही हम लोग इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंट टेस्ट करते हैं, और एंटीबॉडी इसकी लेट ही आती है, मतलब अप्रॉक्स 12 हफ्ते के बाद आती है।
तो सिंगल टाइटर जो अगर आ गया है 1:256 का, तो गिव्स प्रिजम्पटिव एविडेंस ऑफ लेजियोनेयर्स डिजीज। अगर अपने को सिंगल टाइटर मिल गया है इतना ज़्यादा, मतलब रेस्ड एंटीबॉडी टाइटर बहुत ज़्यादा, तो उसका जो आएगा कितना होगा 1:256। तो हम लोग बोल देंगे कि हाँ इसको लेजियोनेयर्स डिजीज़ है। ठीक है, तो एंटीबॉडी डिटेक्शन के बाद में आ गया यूरिनरी एंटीजन डिटेक्शन। अब हम लोग यूरिनरी एंटीजन टेस्ट कर सकते हैं, मतलब यूरिन में इसके जो एंटीजन है लेजियोनेला का वो देख सकते हैं। ठीक है, एंजाइम इम्यूनोअसेज आर अवेलेबल टू डिटेक्ट लेजियोनेला न्यूमोफिलिया सीरोग्रुप 1 स्पेसिफिक सॉल्युबल एंटीजन्स इन यूरिन। एडवांटेज क्या है इसका कि रैपिड होता है, चीपर होता है, इजी टू परफॉर्म होता है। मतलब जो यूरिन टेस्ट होते हैं वो रैपिड होते हैं, चीपर और इजी टू परफॉर्म होते हैं। ठीक है, सैंपल वगैरह लेना भी ईजी है। ठीक है, चीपर है। इट इज़ हाईली सेंसिटिव और स्पेसिफिक है। एंटीजन इन यूरिन इज डिटेक्टेबल शॉर्टली आफ्टर द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स एंड डिसअपियर ओवर 10 months. The test is not affected by prior antibiotic administration. Molecular methods कर सकते हैं जैसे कि PCR, BioFire, FILMARRAY. ठीक है, its respiratory panel can simultaneously detect 22 pathogens including. ठीक है, तो मेन मॉलिकुलर मेथड में तो हमें PCR याद रखना होता है, और एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन में मेनली एलाइसा वगैरह और इम्यूनोफ्लोरेसेंस हम लोग यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट की बात करें लेजियोनेयर्स डिजीज़ का क्या ट्रीटमेंट होता है, तो मैक्रोलेड्स याद रखना है। ठीक है, जो की पॉइंट्स याद रखने के वो अपन डिस्कस कर रहे हैं कि इतना इतना तो याद रहना चाहिए। ठीक है, कि लेजियोनेयर्स डिजीज़ में जो ट्रीटमेंट है वो मैक्रोलेड्स है। प्रीवियस वीडियो में हमने क्लेमाइडिया डिस्कस किया था, तो उसके लिए इट वॉज टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, और इसके लिए क्या है मैक्रोलेड्स है, लेजियोनेला के लिए मैक्रोलेड्स। ठीक है, मेनली कौन सा वाला एजिथ्रोमाइसिन एंड द रेस्पिरेटरी क्यूनोलॉन्स दे सकते हैं। लिवोफ्लॉक्सिसिन आर नाउ दी एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस। एक और चीज़ है इसके अंदर, मतलब जो PSM में आ जाएगी कि लेजियोनेला हमने देखा था कि वाटर कंटेमिनेशन की वजह से हो रहा था, तो इसमें हम वाटर सर्विलेंस कर सकते हैं। ठीक है, ये रूटीन वाटर सर्विलेंस तो नहीं रिकमेंड करते, लेकिन बट शुड बी परफॉर्म एनुअली और मोर ऑफन फॉर सर्टेन हाई रिस्क सेटिंग सच एज ट्रांसप्लांट यूनिट्स में कर सकते हैं। प्रोसीजर क्या है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर लेना है, 1 से 10 लीटर कलेक्ट करना है, उसको मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन करना है, फॉलोड कल्चर ऑन BCYE मीडिया। मतलब हमें वाटर का पहले फिल्ट्रेशन करना है, फिर हमें उसको कल्चर करना है, और कल्चर में देखना है कि अगर लेजियोनेला का ग्रोथ हो रही है दैट मीन्स लेजियोनेला इज प्रेजेंट, फिर हमें उस वाटर को ट्रीट करना है। तो ये हमें करना है। ठीक है, सो इट वॉज ऑल अबाउट लेजियोनेला कॉजिंग एटिपिकल निमोनिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।